हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे सोशल इश्यू के लेक्चर में हम 4 टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे, जिसमें धर्म या रिलीजन, नगरीकरण, सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता और रीजनलिज्म या क्षेत्रवाद को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक लेते हैं, धर्म या रिलीजन। तो सबसे पहले जानते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तो रिलीजन की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग धारणाएं हैं। इसमें पहली विचारधारा आती है आत्मावाद। इस विचारधारा के समर्थक व्यक्ति शरीर में 2 प्रकार की आत्माओं को मानते हैं। पहली होती है गतिशील आत्मा और दूसरी होती है स्थिर आत्मा। आत्मावादी मानते हैं कि व्यक्ति जो सपने देखता है वह सपने ना होकर वह अपनी स्वयं की छवि या परछाई को देखता है। मतलब यहाँ छवि या परछाई का मतलब आत्मा से बताया जा रहा है। आत्मावादी मानते हैं कि आत्मा की शक्ति के अनुसार यह कल्याणकारी और विनाशकारी दोनों हो सकती हैं। अब जब मनुष्य इन्हीं आत्माओं के समक्ष जब से नतमस्तक होना प्रारंभ हुआ, तब से ही धर्म की उत्पत्ति हुई। यह मानना है आत्मावादियों का। अगली विचारधारा है प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्राचीन मनुष्य आत्मा नहीं बल्कि प्रकृति की शक्ति को मानता था और वह प्रकृति की शक्ति का एहसास या अनुभव भी करता था। इसी के चलते वह प्रकृति के समक्ष नतमस्तक हुआ और वहीं से धर्म की उत्पत्ति हुई। अब अगली विचारधारा है मानववाद। तो मानववादी कहते हैं कि प्रतिदिन की जितनी भी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मनुष्य ने माना कि प्रत्येक सजीव और निर्जीव तत्व में कोई शक्ति विद्यमान होती है और इसी के चलते मनुष्य उस शक्ति के सामने नतमस्तक होना प्रारंभ हुआ, जिसने धर्म की उत्पत्ति की। इसके बाद अगली विचारधारा आती है टोटेमवाद। तो इनके अनुसार प्रारंभिक मनुष्य मानता था कि किसी विशिष्ट रूप में सांप, पेड़, पक्षी आदि रूप में हमारे पूर्वज ही हमारी रक्षा करते हैं और इसी विचारधारा के चलते पत्थर या लकड़ी के रूप में उन्हें पूजा जाने लगा और इसी से धर्म की भी उत्पत्ति हुई। तो ये थी विभिन्न विचारधाराएं जिन्होंने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित अपने विचार रखे। अब हम आगे जानते हैं कि हिंदू धर्म जो है वह बहुदेववादी है। मतलब हिंदू धर्म में एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। तो चलिए इसमें यही जानते हैं कि यह बहुदेववादी है क्यों आखिर हिंदू धर्म। तो इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म की जो उत्पत्ति है ना, वह एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुई है और इसमें धर्म के संबंध में 2 परंपराएं बहुत अधिक मान्य हैं। पहली है स्कंद देव की सांस्कृतिक परंपरा और दूसरी है नागदेव की प्रचलित परंपरा। ये दोनों अलग परंपराएं नहीं हैं, बल्कि जो प्रचलित परंपरा है वह सांस्कृतिक परंपरा का ही लघु रूप है और दोनों में सजातीयता के आधार पर देवी देवताओं की मान्यताएं हैं। और इसी के समान ही हमारे पूरे भारत देश में बहुत सारे देवी देवताओं की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है। फिर आगे इन परंपराओं के बाद अवतारवाद भी आया, जिसने सहिष्णुता और लचीलेपन के साथ धर्म को स्वीकार करने की बात कही, जिसके तहत वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदाय देखने मिलते हैं। तो इन्हीं सारी प्रक्रियाओं के चलते हिंदू धर्म में बहुदेववाद को स्वीकारा गया। अब आगे हिंदू धर्म के अलावा कुछ धर्म एकेश्वरवादी भी हैं। उनका रीजन यह है कि उनके एकेश्वरवादी होने में अवतारों की बहुत भूमिका है, जिसमें ईसाई धर्म में ईसा मसीह और इस्लाम धर्म में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब आदि के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब हमने धर्म की तो बात कर ली, अब आगे जानते हैं कि संप्रदाय या सेक्ट और पंथ या कल्ट क्या होता है। तो ये दोनों ही एक प्रकार के धार्मिक संगठन हैं, लेकिन इनमें बहुत से अंतर भी मौजूद हैं। तो पंथ और संप्रदाय के बारे में जानने के लिए हम इनके बीच के अंतर को ही देखते हैं। तो हम देखते हैं कि संप्रदाय जो है वो मौजूदा धर्म के विरोध के रूप में उत्पन्न हुआ था और इसके जो सदस्य होते हैं वे सामान्यतः निम्न वर्ग, राज्य या समाज का विरोध करने वाले लोग होते हैं। इसके दूसरी तरफ पंथ की यदि बात करें तो पंथ की उत्पत्ति एक विशिष्ट विचारधारा के कारण होती है और पंथ में सदस्यों के स्थान पर ग्राहक होते हैं और इसमें सभी वर्गों के सदस्य शामिल होते हैं। आगे देखें तो जो संप्रदाय है वे सामान्यतः छोटे होते हैं और अधिक मजबूती के साथ एकीकृत होते हैं और इसके अलावा वे वैश्विक मूल्यों को नहीं मानते, मतलब एक तरह से असहिष्णु होते हैं। तो वहीं यदि हम पंथ को देखें
तो कल्ट में विश्वास व्यवस्था की कमी होती है और कुछ सामान्य हितों या मुद्दों के स्तर पर ही ये संगठित होते हैं, लेकिन ये वैश्विक मूल्यों को मानते हैं और इनमें सहिष्णुता भी देखी जाती है। आगे संप्रदाय में बच्चों को सदस्य नहीं बनाया जाता, लेकिन पंथ में ऐसा कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं होता। अब आगे यह जो संप्रदाय है यह एक धर्म के रूप में स्थापित हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, शैववाद, वैष्णववाद आदि। लेकिन वहीं पंथ की यदि बात करें तो यह करिश्माई सत्ता के रूप में स्थापित होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारी, शिरडी के साईं आदि जैसे कुछ पंथ। चलिए अब फिर से धर्म की ओर आते हैं और बात करते हैं कि धर्म के प्रकार्य और दुष्प्रकार्य मतलब फंक्शंस और डिसफंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धर्म के प्रकार्य कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है धर्म सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत है। मतलब यह जो धर्म है यह अनुशासन को बढ़ाता है, आज्ञा पालन की प्रकृति को बढ़ावा देता है तथा यह पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक संस्था के रूप में मौजूद है और इसी के अंतर्गत जन्म, विवाह और मृत्यु जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। तो इसी तरह धर्म सामाजिक सुदृढ़ता करता है। इसका दूसरा फंक्शन है कि धर्म सामाजिक कल्याण के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में परोपकार, दान, संयम पर बल देना आदि जैसे कार्यों को महत्व दिया गया है और इसी के चलते अस्पताल, विश्राम गृह और धार्मिक संस्थाएं भी खोली जाती हैं। धर्म का अगला फंक्शन है कि धर्म व्यक्तिगत दुख की व्याख्या करता है। मतलब धर्म व्यक्ति में विश्वास और सहन शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही व्यक्तित्व के समायोजन में योगदान भी करता है और साथ साथ निराशा और दुख के समय में सांत्वना भी प्रदान करता है। मतलब दुख के समय में व्यक्ति में एक आस बनी होती है कि आगे जल्द ही कुछ अच्छा होगा। अब धर्म का अगला फंक्शन आता है कि धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण भी है। इसका तात्पर्य है कर्म के सिद्धांत से। मतलब धर्म व्यक्ति के कार्यों के अनुसार, उनके अच्छे और बुरे परिणामों के अनुसार उन्हें अच्छा फल या दंड देने की बात करता है। अब इसके अगले फंक्शन में धर्म आर्थिक जीवन को प्रभावित और नियंत्रित भी करता है और इसी के तहत प्रोटेस्टेंट्स में या ईसाइयों में पूंजीवाद को और हिंदू धर्म में आध्यात्मवाद को बल दिया गया है। अब हम धर्म के कुछ डिसफंक्शंस या दुष्प्रकार्य की भी बात कर लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म जो है वह अफीम के समान है, क्योंकि धर्म लोगों को निम्न स्थिति में रखता है, उनकी जिज्ञासाओं को कम करता है, उन्हें भाग्यवादी बनाता है, उन्हें संतुष्ट रहना सिखाता है और कट्टरता को बढ़ावा देते हुए तार्किकता को कम भी करता है। ये सारे विचार थे कार्ल मार्क्स के धर्म के संबंध में। इसके अलावा धर्म का अन्य डिसफंक्शन है कि यह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हुए एकता और अखंडता में कमी लाता है। साथ ही राजनीति में यदि धर्म आ जाए तो इसमें वोट बैंक और धर्म के व्यवसायीकरण की भी अधिक संभावना होती है। तो ये कुछ डिसफंक्शंस हैं धर्म के। अब इसी के साथ हमारा यह रिलीजन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में बात करते हैं पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म के बारे में। तो पंथ निरपेक्षता को समझने के लिए सबसे पहले ये जो आपको स्क्रीन पर दो सर्कल दिख रहे हैं ना, वह दो अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाते हैं। पहला सर्कल दिखा रहा है कि जो प्राचीन यूरोपीय समाज था उसमें धर्म जो था या फिर जो चर्च था वह पूरे राज्य को, वहाँ की दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वहाँ की संस्कृति, श्रम विभाजन, शिक्षा और विज्ञान आदि को चर्च अपने धर्म ग्रंथ या ईश्वर की वाणी के रूप में नियंत्रित करता था। मतलब एक तरह से वहाँ कट्टर पंथ विद्यमान था। लेकिन समय के साथ इस सोच में परिवर्तन आया, जो कि हमें दूसरे सर्कल में देखने मिलता है। और यह सर्कल बताता है कि यदि धर्म को स्वयं स्वायत्त बना दिया जाए तो उससे संबंधित ये सभी सत्ताएं, मतलब दंड या न्याय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, विज्ञान, शिक्षा, राज्य, श्रम विभाजन तथा संस्कृति आदि जितनी भी सत्ताएं हैं वे स्वयं ही स्वायत्त हो जाएंगी। और इसी से संबंधित होता है पंथ निरपेक्षता। बात करते हैं कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो यदि देखें हम शुरुआती पुनर्जागरण काल में जो अनावश्यक धर्म प्रधानता से कट्टर पंथ उत्पन्न हुआ था उसे दूर करना और धर्म का अन्य सत्ताओं से नियंत्रण और निगमन हटाना और इन सभी कार्यों के माध्यम से धर्म को स्वयं स्वायत्त सत्ता बनाना, ये सभी कार्य शुरुआती पुनर्जागरण काल में पंथ निरपेक्षता माना गया।
फिर आगे चलकर यूरोप में राज्य केंद्रित पंथ निरपेक्षता ने जन्म लिया, जिसके अनुसार राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य धर्म को पोषित नहीं करेगा। धर्म में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी, लेकिन धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता सिर्फ निजी स्तर पर होगी, सार्वजनिक स्तर पर नहीं। तो यह था यूरोप के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता। आगे बात करते हैं कि भारत में पंथ निरपेक्षता किसे माना जाता है। तो भारत में भी राज्य केंद्रित पंथ निरपेक्षता है। यहां पर राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य धर्म को पोषित भी नहीं करता है। आगे भारत में धर्म में व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन सार्वजनिक स्वतंत्रता में भी यह शर्त रखी गई कि राज्य के अधीन आने वाले कोई भी स्थल पर धर्म संबंधी कार्य नहीं किए जाएंगे। आगे भारत एक बहुधार्मिक देश है, इसलिए किसी एक धर्म व्यवस्था का संचालन यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ सर्वधर्म समभाव की अवधारणा है, जहाँ सभी धर्मों की समानता पर बल दिया जाता है, लेकिन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के लिए उनकी समानता बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रावधान या विशेष अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। और भारत में सर्वधर्म समभाव के अंतर्गत 4 विशिष्ट तत्व स्वीकारे गए हैं, जो कि हैं सहिष्णुता, लचीलापन, सह अस्तित्व और तार्किकता। अब आगे हम देखते हैं कि पंथ निरपेक्षता में अवरोध पैदा करने वाले कौन कौन से कारक उपस्थित हैं। तो पहला कारक है कि राज्य का हस्तक्षेप। इसके उदाहरण में 1947 से पहले 1810 या 1817 का जो एक्ट आया था, 1947 के बाद 1960 में रिलीजियस एंडोमेंट कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इन दोनों ने ही पंथ निरपेक्षता में अवरोध उत्पन्न किया। इसके बाद दूसरा कारक आता है कॉमन सिविल कोड। अवरोध उत्पन्न करने वाले तीसरे कारक हैं धार्मिक संगठन। स्वतंत्रता से पूर्व मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा और स्वतंत्रता के बाद बजरंग दल, जमाते इस्लाम, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना जैसे संगठन पंथ निरपेक्षता में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अगला कारक आता है नृजातीयता। इसमें खालिस्तानवादी, कश्मीर अलगाववादी कुछ ऐसे समूह हैं जो अन्य समूहों को निम्न मानते हैं और उन्हें हे दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह के नृजाति समूह भी पंथ निरपेक्षता में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब इन अवरोधों की तो बात कर ली हमने, चलिए अब जानते हैं कि पंथ निरपेक्षता सुदृढ़ बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो इसमें पहला है राज्य द्वारा लाया गया रिलीजियस प्लेसेस बिल 1999। इसके अलावा स्टैनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश सरकार और ग्राहम स्टाइन्स बनाम दारा सिंह कुछ ऐसे वाद हैं जिनके निर्णय पंथ निरपेक्षता की सुदृढ़ता को बताते हैं। आगे पंथ निरपेक्षता को सुदृढ़ करने के लिए मीडिया की भूमिका भी होती है, जो वाद विवाद के माध्यम से विभिन्न मुद्दे उठाते हैं और जनता को जागरूक भी करते हैं। और आगे सह अस्तित्व की अवधारणा भी ऐसा कारक है जो पंथ निरपेक्षता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सारी बातें थी पंथ निरपेक्षता से संबंधित। अब बात करते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यक या रिलीजियस माइनॉरिटीज क्या होती हैं। तो मानवाधिकार आयोग की परिभाषा के अनुसार वह समूह या समुदाय अल्पसंख्यक कहलाता है जिसकी आम जनसंख्या अन्य लोगों से एक अलग जातीय, भाषाई, धार्मिक या चारित्रिक विशिष्टता रखते हैं या बनाए रखने के इच्छुक होते हैं। अब इसके अलावा समाजशास्त्री जगन्नाथ पाठी के अनुसार अल्पसंख्यकों की 4 विशेषताएं होती हैं। पहली है अधीनता, मतलब यह बहुसंख्यक समूह के अधीन होते हैं। दूसरी है हीनता, मतलब यह बहुसंख्यकों से हीन व्यवहार रखते हैं। ये मेरा विचार नहीं है, ये समाजशास्त्री जगन्नाथ पाठी के अनुसार है। तो पाठी जी के अनुसार अल्पसंख्यकों की तीसरी विशेषता है भिन्नता, मतलब इनकी अलग ही सामाजिक और भौतिक विशेषताएं होती हैं। चौथी विशेषता आती है वंचितता, मतलब यह सामाजिक भागीदारी से वंचित रहते हैं सामान्यतः। अतः अल्पसंख्यक समूह की पहचान प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा भेदभाव, पूर्वाग्रह और अल्पसंख्यकों द्वारा आत्म मूल्यांकन के माध्यम से की जाती है। चलिए अब ये धार्मिक अल्पसंख्यकों की परिभाषा तो देख ली हमने, लेकिन इससे संबंधित और अन्य जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं, इनकी समस्याएं हैं और उनकी समस्याओं से संबंधित जितने समाधान हैं, वे सारे हमने डिटेल में एक अलग लेक्चर में सोशल जस्टिस में डिस्कस किया है। यदि आप वह लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का पंथ निरपेक्षता वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब आज के अगले टॉपिक में क्षेत्रवाद या रीजनलिज्म की बात करते हैं।
तो क्षेत्रवाद एक देश या देश के किसी क्षेत्र विशेष में भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, प्रजातिगत या लगाव अथवा जुड़ाव की भावना के कारण वहां के व्यक्तियों में जो भी सजातीयता की भावना उत्पन्न होती है उसे ही क्षेत्रवाद कहा जाता है। अब जानते हैं कि यह भावना लोगों में उत्पन्न होती क्यों है, मतलब क्षेत्रवाद का कारण क्या है। तो इसमें मुख्यतः हमें ऐतिहासिक या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये 3 कारण देखने मिलते हैं। सबसे पहले बात करें ऐतिहासिक या सामाजिक कारण की, तो इसमें पहला आता है सांस्कृतिक परंपराएं, पौराणिक कथाएं या प्रतीकवाद के मुद्दे। यदि इन सब में समानता होती है किसी क्षेत्र विशेष में, तो वहां सजातीयता उत्पन्न होना स्वाभाविक होती है। जैसे तमिलनाडु के क्षेत्र में द्रविड़ संस्कृति का होना, महाराष्ट्र रीजन में मराठा संस्कृति का होना आदि। अब ऐतिहासिक या सामाजिक कारणों में दूसरा कारण है भाषा, जिसके तहत 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए आयोग का निर्माण भी हुआ, क्योंकि इससे पहले हिंदी भाषा का बहुत विरोध भी देखने मिला था अलग अलग क्षेत्रों में। और आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आज भी 9 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें हिंदी भाषा बोली जाती है। लेकिन आज भी स्थानीय भाषाओं में हरियाणवी, राजस्थानी और भोजपुरी जैसी भाषाओं को संवैधानिक भाषा बनाने की और स्वतंत्र क्षेत्र देने की मांग चल रही है। अब ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों में फोर्थ आता है धर्म, संस्कृति और प्रजाति के आधार पर जो नृजातीयता के मुद्दे हैं, जिसके तहत पंजाब में खालिस्तान की मांग, जम्मू कश्मीर में धर्म के नाम पर विभाजन की मांग, पूर्वोत्तर में जो संघर्ष हो रहे हैं नागा और कुकी जनजाति के बीच, खासी और असमियों, वोडो और असमियों आदि के बीच जो संघर्ष है, और ग्रेटर नागालैंड की जो मांग है, ये सभी मांगें क्षेत्रवाद को और सुदृढ़ बनाती हैं। अब आगे क्षेत्रवाद के कारणों में आर्थिक कारण की बात करें तो आर्थिक रूप से पिछड़े या उन्नत राज्यों में अपने अपने स्तर पर विकास के लिए अपनी अलग अलग मांगें की जाती हैं, और इसके परिणाम ये होते हैं कि यूपी में हरित प्रदेश की मांग का होना, झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों का निर्माण किया जाना, साथ ही नदी जल बंटवारे की समस्या का होना आदि। अब क्षेत्रवाद का अगला कारण है राजनीतिक कारण। तो होता क्या है कि क्षेत्रीय विशेषताओं को राजनीतिक लाभ प्राप्ति के लिए विभिन्न भाषा, जाति, धर्म और विकास से जुड़े मुद्दों से जोड़ दिया जाता है, जो कि उनकी वैचारिक अभिव्यक्ति को बदलता है, और इसी कारण क्षेत्रवाद को भी बढ़ावा मिलता है। चलिए अब आगे राज्य और उनसे संबंधित क्षेत्रीय राजनीति के प्रकार जानते हैं, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में कितने प्रकार की क्षेत्रीय राजनीति हो सकती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला आता है राज्य स्वायत्तता की मांग। इसके अंतर्गत सजातीयता के आधार पर इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग की जाती है, और हमारे भारत में भी इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे वोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, गोरखा हिल काउंसिल दार्जिलिंग में, केरल और कर्नाटक राज्य के बीच तुलु भाषियों के द्वारा तुलुनाड राज्य की मांग, और महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश की मांग भी इससे ही संबंधित मुद्दे हैं। अगला क्षेत्रीय राजनीति का प्रकार आता है अंतर्राज्यीय क्षेत्रवाद। इसमें 2 भिन्न भिन्न राज्यों के बीच टकराव देखने मिलता है। इसके कुछ उदाहरण हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य बेलगांव विवाद, कावेरी जल विवाद। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु के मध्य मुल्ला पेरियर बांध विवाद। अब क्षेत्रीय राजनीति का अगला प्रकार है अंतर्राज्यीय क्षेत्रवाद। इसमें एक ही राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के स्तर पर विवाद या संघर्ष होते हैं, और इसके उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले हरित प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध के क्षेत्र आदि, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र और गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। अगला प्रकार आता है वृहद राज्य क्षेत्रवाद। इसके अंतर्गत क्षेत्रवाद का मुद्दा कई राज्यों के सम्मिलित रूप में होता है, और ये अलग अलग क्षेत्र बना लेते हैं, और हमारे भारत में इसके उदाहरण हैं पूर्वोत्तर के क्षेत्र तथा शेष भारत। इसके अलावा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्र, ये दोनों ही मामले अलग अलग वृहद राज्य क्षेत्रवाद को दर्शाते हैं। चलिए अब इस टॉपिक में क्षेत्रवाद के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्रवाद के सकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रवाद के द्वारा सांस्कृतिक पहचान कायम रहती है और राष्ट्रीय विकास तथा एकता भी बढ़ती है, और इसके चलते नृजातीय संघर्ष कम होते हैं। साथ ही समस्याओं की बेहतर पहचान में सहायता भी मिलती है, और क्षेत्रवाद के चलते उन क्षेत्रीय लोगों के लिए बेहतर नीति निर्माण और क्रियान्वयन करना भी संभव होता है।
अब यदि क्षेत्रवाद के नकारात्मक पहलू की बात करें तो यह विवाद और संघर्ष को जन्म देता है, जिससे विकास की अवधारणा अवरुद्ध होती है। इसके अलावा यह हमारी इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा को भी चुनौती देता है। साथ ही यह प्रत्यक्षता नृजातीय केंद्रीयता को भी उत्पन्न करता है और क्षेत्रगत राजनीति को बढ़ावा देता है, जिसके चलते विकास जैसा मुख्य मुद्दा कमजोर पड़ने लगता है। चलिए अब देखते हैं कि क्षेत्रवाद से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो इसके उपाय कुछ इस प्रकार हैं। सार्वजनिक मूल्य प्रणाली लागू करना ताकि तार्किकता, सहिष्णुता, लचीलापन और समझौतावादी प्रवृत्ति बढ़ाई जा सके लोगों में। दूसरा, पंथ निरपेक्षता को सुदृढ़ करना। तीसरा, व्यवसाय में सार्वभौमिक प्रणाली को लागू करना। अगला है रोजगार का सृजन करना ताकि लोगों में प्रगतिशील मानसिकता का विकास हो सके। फिर क्षेत्रीय असंतुलन की समाप्ति के उपाय करना। आगे त्रिभाषी सूत्र का कड़ाई से पालन करना। इसके अलावा कैडर व्यवस्था को अखिल भारतीय सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं में भी लागू करने से क्षेत्रवाद से उत्पन्न समस्याओं को रोका जा सकता है। तो ये सारी बातें थी क्षेत्रवाद से संबंधित। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं तो बात करते हैं नगरीकरण तथा भारतीय समाज में भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में। आई थिंक आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिए और पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।